नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विभागीय साइलों से निकलिए, युवाओं से संवाद बढ़ाइए। हाई लेवल मीटिंग में पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश। झारखंड में भर्ती परीक्षा विवाद में नया मोड़। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के परीक्षाओं को रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। 18 अगस्त को सरकार ने जारी की थी अधिसूचना। विशाखापट्टनम में टीचर के थप्पड़ मारते ही वहीं गिर पड़ा 6 साल का मासूम। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। दर्दनाक मामला आया सामने। तुर्की के हथियार ले जा रहे कार्गो जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने किया अगवा। 6 भारतीय क्रू हैं सवार। सस्ती हो सकती है महंगी चीनी। फ्री हुआ इंपोर्ट टैक्स। 2 महीने में 40% महंगी। 1 किलो का दाम करीब 55 रुपए। 21 से 24 अगस्त तक हैवी रेन का अलर्ट। हिमालय से लेकर सेंट्रल इंडिया तक होगी हिमाचल बारिश। मानसून को दिखेगा रुद्र रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। खबर रायपुर से। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव से मिले सीएम सहाय। नई दिल्ली के द्वारका स्थित छत्तीसगढ़ निवास में हुई मुलाकात। उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे विधायक किरण सिंह देव। सीएम सहाय ने विधायक का हाल चाल जाना। उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे विधायक किरण सिंह देव। सीएम सहाय ने विधायक का हाल चाल जाना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव से मिले सीएम सहाय। नई दिल्ली के द्वारका स्थित छत्तीसगढ़ निवास में हुई मुलाकात। उपचार के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे विधायक किरण सिंह देव। सीएम सहाय ने विधायक का हालचाल जाना। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव से मिले सीएम सहाय। नई दिल्ली के द्वारका स्थित छत्तीसगढ़ निवास में हुई मुलाकात। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर रायपुर से है। चमोली सुरंग हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों की मौत। कोड़ा गांव के मृतक श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता। हादसे में घायल 2 श्रमिकों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। सीएम विष्णुदेव साय ने सहायता राशि देने के दिए निर्देश। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने से हुआ हादसा। धनसुली के 2, मदनार के 1 और दही कोगा के 1 श्रमिक की मौत। मृतक श्रमिकों के पार्थिव शरीर कोड़ा गांव लाए गए। परिजनों की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। विष्णुदेव साय। चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने से हुआ हादसा। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। धनसुली के 2, मदनार के 1 और दही कोगा के 1 श्रमिक की मौत। मृतक श्रमिकों के पार्थिव शरीर कोंडा गांव लाए गए। परिजनों की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। चमोली सुरंग हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 श्रमिकों की मौत। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच पहले आपको लेकर चलते देहरादून, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले सुनवाते हैं। उद्यमों को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवानों को किस प्रकार से उनको एक ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन हो सकता है। और चूंकि मैं जब भी बैठकों में जाता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हमको सोच वहां से शुरू करनी चाहिए कि मैं एक सामान्य परिवेश में रहने वाली हमारी बहन को उसके बारे में विचार करें। एक सामान्य परिवार में रहने वाले किसान भाई के बारे में, एक सामान्य व्यक्ति के बारे में विचार करें कि वो किस प्रकार से इस उद्यमशाला से ट्रेनिंग ले सकता है, किस प्रकार से कुछ सीख सकता है, कैसे बैंक में अप्लाई कर सकता है, कैसे अपना काम शुरू कर सकता है और काम शुरू होने के बाद कैसे अपने जो बनाए हुए उत्पाद हैं उनको बाजार में ले जा सकता है। तो ये सभी में मुख्यमंत्री जो उद्यमशाला है वो बहुत मदद करने वाली है। और मेरा मानना है कि सही जानकारी और बाजार की कमी किसी भी मेहनती व्यक्ति के जो सपने हैं, उसकी मंजिल है, उसका उद्देश्य है, उसमें बाधा नहीं बनना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि
मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अभी तक 13,000 से अधिक जो है उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा चुका है और 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को इसमें उद्यमिता से भी जोड़ा गया है और उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि किसी माँ का, किसी बहन का, उसकी मेहनत का, किसी युवा की उम्मीद का और किसी परिवार के भविष्य की एक नींव है, फाउंडेशन है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की मातृशक्ति जिस आत्मविश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रही है, वो हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज जहां एक और प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है, वहीं ये हमारे लिए, मैं तो आपकी मेहनत को, आपके मिशन को, आपके उद्देश्य को और आपकी सामर्थ्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे प्रदेश की 3 लाख बहनें अभी लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। और जैसा भरत चौधरी जी कह रहे थे कि लखपति बनने में ही रुकना नहीं है, अब हमको करोड़पति बनने की दिशा में भी आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आपके मन में संतोष हो रहा है, आपको अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो मंजिल भी आप सबको प्राप्त होगी। और हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो अवसर मिलने पर कोई भी काम कर सकती हैं, गांव बदल सकती हैं, परिवार बदल सकती हैं। और आज हमारी बहनें पहाड़ी मसालों से लेकर मड़वा, झिंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प के काम, ऊनी उत्पाद और स्थानीय कला तक को एक व्यवसाय का रूप दे रही हैं, आजीविका का बड़ा माध्यम बन रही है। और लोगों के लिए भी एक बड़ा जो है उनके उत्पादों को खरीदने की बड़ी जो है उनके अंदर इच्छा है, लोगों की खरीदना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देशवासियों से ये अपील की कि कोई भी पर्यटन करने के लिए यहां आए, यहां दर्शन करने के लिए आए, तो वो अपनी जो धनराशि है, जो बजट वो तय करते हैं। मान लिया जाए कि किसी ने 1,000 रुपए का बजट बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5 रुपए अपील करी उन्होंने। कहां से? माड़ा गांव से अपील करी। जब माड़ा गांव को उन्होंने कहा कि ये माड़ा गांव देश का अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, और उसी दिन उन्होंने वहां से अपील करी कि आप हमारे उत्तराखंड में पर्यटन के लिए आए, धार्मिक तीर्थाटन के लिए आए, तो उस जो आपने अपनी धनराशि इस टूर के लिए निर्धारित की है, उसमें से 5% धनराशि हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, उन उत्पादों को जरूर खरीदें। उनसे उनकी जो प्रतिभा है, उनकी मेहनत है, उनको सम्मान भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इसलिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, हम भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने बोर्ड लगाए हुए हैं। क्यों? भरत जी भाई साहब लगाए हैं ना, पहले इन्होंने गणेश जोशी जी ने लगाए थे, आपने लगाए। आप लोग हर भाषणों में बोलते हैं, कहा भाई आप बोलते हैं ना हर जगह, बंसल जी भी बोलते हैं, सविता कपूर जी देखिए हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है, खजानदास जी जगह जगह जाते हैं। अभी इन्होंने हुनर हाट का इतना कार्यक्रम किया यहाँ पर, शानदार कार्यक्रम। हमारा उसका नाम क्या था, आपकी बात दिया आपने, लोक संवर्धन पर्व, वहां भी आप ही थे ना उसके। एक बहुत शानदार जो है मंच और इसको जो है बांधने का काम करते हैं, बहुत अच्छा संचालन इन्होंने किया था। तो इसलिए आज हमारी जो मातृशक्ति है, उसके आत्मसम्मान और कड़े परिश्रम के द्वारा आत्मनिर्भरता की जो यात्रा आगे बढ़ रही है। और हमारे लिए भी लक्ष्य है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक बहनें लखपति दीदी बने और लखपति दीदी के बाद करोड़पति दीदी बने। मैं आज जो है अपनी सभी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व भी आने वाला है, इसी आ ही गया है, शुरू हो गया है। कुछ बहनों ने मुझे आज रक्षा सूत्र भी बांधा है। मैं
रक्षाबंधन की भी आप सबको पहले से ही जो है अभी से बधाई दे देता हूं। और इस बार हमने ये भी तय किया कि हमारी बहनों को रक्षाबंधन के दिन जाने की बस में हम लोग छूट करते थे, लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक दिन बहनें अपने भाई के पास, अपने माता पिता के पास, अपने मायके में जाती हैं, उसी दिन नहीं लौट कर आती हैं इसलिए उनको एक दिन की नहीं, अब उनको 2 दिन जो है बसों में आने जाने की पूरी तरह से जो है उनकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। ये हमारा एक अपनी बहनों के प्रति सम्मान है, उनके प्रति एक हमारा भाव है कि उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जब उत्पाद आप बना लेते हैं तो ये उत्पाद हमारा केवल उत्पादन तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसको डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, इन सभी से जोड़ा जाए। और हमारा लक्ष्य केवल यही नहीं है कि केवल गांव में कोई उत्पाद बन जाए, आप घर में कोई उत्पाद बना दें। उत्पाद बनाने का तभी लाभ है जब उसको बाजार भी मिल जाए, उसको विपणन का भी अवसर मिले। नहीं तो क्या है कि आप इतनी मेहनत करेंगी, सामान लाएंगी, खरीदेंगी, पैसा लगाएंगी, अगर वो उत्पाद ही आपका नहीं बिकेगा तो हतोत्साहित होने के अलावा क्या रास्ता होगा। और आपने देखा होगा 2021 में, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं अपनी बहनों को, स्वयं सहायता समूह, 2021 में बहुत सारा उत्पाद आप लोगों ने बनाया हुआ था, सामान भी था, अच्छे अच्छे उसके उत्पाद बने हुए थे, लेकिन महामारी आ गई, कोरोना आ गया था। तब हमने कहा कि सभी को जो है हम एक पैकेज देंगे, हम सहायता करेंगे, और उस समय हमने सहायता का भी प्रावधान 2021 में किया था सभी स्वयं सहायता समूह को। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी असली सफलता तब होगी जब हमारे उत्पाद गांव से निकलकर बड़े बड़े मार्केटों में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, बंबई जाएंगे, देश के बड़े शहरों में पहुंचेंगे और दुनिया के बाजारों में भी अपनी पहचान स्थापित करेंगे। और इसी दिशा में काम करते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम का जो एम्ब्रेला ब्रांड है उसकी नींव रखी है। अब हाउस ऑफ हिमालय थोड़ा बोलने में थोड़ा कठिन तो लगता है, लेकिन इसमें हिमालय है। हिमालय कहाँ है? हिमालय हमारे यही है और जब भी कोई हिमालय की बात आएगी तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि चारों ओर हिम शिखर हैं, चारों ओर हमारे हिमालय है, और हिमालय से ही हम सबकी पहचान है। और हमारे ब्रांडों की पहचान भी अब इसी से पूरी दुनिया में हो रही है। और हमारे स्थानीय उत्पादों को आज मजबूत पहचान, बाजार उपलब्ध कराने में ये जो ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालय, ये एक मजबूत माध्यम बन रहा है, महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत जैसे मंत्र दिए हैं, उन्हें हम धरातल पर उतारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी माताओं बहनों को देखिए चूल्हे के धुएं से मुक्ति हुई। आयुष्मान भारत जैसी योजना लाए, हर एक को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया गया। घर घर में इज्जत घर बनाए गए, बहनों को सम्मान देने का काम किया गया। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम अभी चल रहा है। इतनी योजनाएं उन्होंने करी। पहले के समय में होता था कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, राशन नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। धीरे धीरे देखिए सारी चीजें हुई हैं। मैं नहीं मानता कि अभी बहुत काम हमको अभी करना है इस दिशा में, बहुत चुनौतियां हैं हमारे यहाँ, कठिन परिस्थितियां हैं। लेकिन आप सोचिए आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का परिदृश्य कैसा होता था, कठिन परिदृश्य होता था। और इस सोच के साथ कि हमारी महिलाओं के लिए ये काम होना चाहिए, हमारे युवाओं के लिए ये काम होना चाहिए, किसान भाइयों के लिए उनकी आय दुगनी होनी चाहिए, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। सीमांत जो गांव है हमारे, उन गांवों को वाइब्रेंट विलेज की संज्ञा देकर उन गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम हो, या सीमांत गांवों को, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था,
उनको पहला गांव बनाने का काम हो। हमारी प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में इतने सारे कदम उठाए। आज हम एक छोटे से पेन की निब से लेकर आज हम अंतरिक्ष में जाने तक का भी काम हमारा देश आज कर रहा है। हथियारों के मामले में कभी हम जो है, हम सब लोग जो है कोई ना कोई, यहां जितने भी लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं पूरे राज्य के अंदर, हर घर से कोई ना कोई सैनिक है। हर किसी के परिवार में कोई सेना में है। अगर सेना में नहीं है तो पैरामिलिट्री में, अर्धसैनिक बलों में होगा। अगर वहां भी नहीं होगा, किसी के घर का नहीं होगा, तो उनके नातेदार होगा, रिश्तेदार होगा, जानने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, आस पड़ोस में रहने वाला होगा। जब भी लड़ाई लगती थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते थे। जब भी लड़ाई की बात आती थी, हम तो कहते थे, उस समय बचपन में कहते थे, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे लड़ाई लगने वाली है, छुट्टी कैंसिल हो गई। अब इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन सुनते थे। मेरे पिताजी भी फौज में थे तो मैं यही सुनता था कि अब लड़ाई लगने वाली है, अब ये कर लो, अब वैसा कर लो, छुट्टी बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उस समय हमारी स्थिति बड़ी परिवारों की अलग प्रकार की होती थी। और आज लड़ाई लगती है तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको जो है पूरा का पूरा जवाब देने का काम करती है। आप देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने दुश्मनों के, उन आतंकवादियों के अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम उन्हीं की जगह पर जाकर किया है। इसे भी सीधा लेकर चलते आपको लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के विद्यार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? और उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ से अधिक की आबादी इस राज्य में निवास करती है। और अगर आप कहें तो यह उत्तर प्रदेश भारत की स्पिरिचुअल टूरिज्म का, जैसे आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया कह सकते हैं, उस रूप में जाना जाता है। हम लखनऊ में है, ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह हजारों वर्ष पहले की घटना है। इसी यूपी में कल आप लोग आगरा गए होंगे। आगरा में आपने ताजमहल देखा होगा। ताजमहल ये हमारे ब्रज क्षेत्र का पार्ट है। आप लोग आगरा मथुरा होते हुए आए हैं और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि भी है। लखनऊ के बाद कल आपको यहां से वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सारनाथ, जो भगवान बुद्ध की प्रथम दीक्षा, यानी जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया था, वहां जाने का अवसर प्राप्त होगा। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यानी भारत की स्पिरिचुअलिटी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश में जापान के यामानासी से जुड़े हुए इन युवा विद्यार्थियों के साथ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हमारे इन युवा विद्यार्थियों का यहां पर आज इंटरेक्शन, ये हमें अभिभूत करने वाला है। मैं सबसे पहले तो जापान से आए हुए अपने इन युवा मित्रों का भी और भारत के अपने इन सभी लखनऊ से जुड़े हुए इन सभी युवा विद्यार्थियों का मैं हृदय से
इस विशेष मीट में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरा मानना है कि यह केवल छात्रों का मीट नहीं, यह दो संस्कृतियों का, दो परंपराओं का और दो देशों के युवा पीढ़ियों की मुलाकात भी है। यहां भारत और जापान की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि यह भारत और जापान के जो प्राचीन सांस्कृतिक संबंध हैं और जो अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के फ्यूचर एम्बेसडर के रूप में यहां पर वहां की युवा पीढ़ी बैठी हुई है। स्वाभाविक रूप से एक और भारत की सबसे ज्यादा यंग वर्क फोर्स को रखने वाला उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, और दूसरी ओर जापान जो अपने टेक्नोलॉजी के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, वहां से जुड़े हुए बच्चे हैं। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। जापान से आए हुए जो हमारे युवा मित्र हैं, ये भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, पर्व और त्योहारों की एक लंबी परंपरा, भारतीय भाषाओं और इंडियन फिलॉसफी, इन सब के साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का एक अवसर यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा, जिससे जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक मार्केट नहीं बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में भी जान सके, और भारतीय बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे जापान के बच्चों से जाने वर्क कल्चर क्या होता है, लाइफ फिलॉसफी क्या होती है, जापानी डिसिप्लिन क्या है, इकिगाई, टीम वर्क, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड फेस्टिवल को समझने का यह एक अवसर भी होता है। यही तो इस एक्सचेंज के प्रोग्राम की हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे से सीखना। आप अपनी अपनी अच्छी बातों को साझा करेंगे, दोनों देशों की शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति और जीवन पद्धति को करीब से समझने का एक अवसर है। जापान की फिलॉसफी वाह, यानी सामाजिक सामंजस्य, हमें सिखाता है कि समाज साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े, और
भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में हमने मान्यता दी है। अयम निज परोवेति गणना लवचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है, ये अपना है, ये पराया है। ये हमारी फिलॉसफी बोलती है कि संकुचित सोच के लोग बोलते हैं, करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और दोनों की भावना एक सुंदर समानता है। किसी को पीछे न छोड़ना और सबको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ना, यानी जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मोदी जी का जो ये लाइन है, ये इसी बात को लेकर के है, जो वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को आगे बढ़ाता है। जापान की अपनी एक स्ट्रेंथ है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसीजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन। भारत की अपनी स्ट्रेंथ है यंग वर्कफोर्स, युवा शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी विविधता, हमारी सृजनात्मकता और साथ लेकर के चलने की भावना। मेरा विश्वास है कि जब जापान की स्ट्रेंथ और भारत की स्ट्रेंथ साथ आएगी तो केवल दोनों देशों के बच्चों का भविष्य ही बेहतर नहीं होगा, अभी तो ग्लोबल स्टेज पर नई संभावनाओं के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे। आज आप केवल एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में आप साइंटिस्ट होंगे, टेक्नोक्रेट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, स्पोर्ट्स चैंपियन होंगे, पॉलिसी मेकर या ग्लोबल लीडर बनेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपेक्षा है, एक दूसरे की लैंग्वेज को सीखने के साथ एक दूसरे को समझने की भी हम कोशिश करें। यानी सबकी भावनाओं को सम्मान मिलना चाहिए और सबको एक दूसरे का सम्मान देने की हमारी परंपरा होनी चाहिए। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते क्लासरूम, कैंपसेस, लेबोरेटरीज और यंग माइंड्स के बीच बनते हैं। हमारे बच्चे एक दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि को समझें और साथ सीखें और साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल भारत जापान पार्टनरशिप के सबसे प्रभावशाली एम्बेसडर होंगे। अरिगातो गोजाइमासु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी वचनों के बाद अब मैं अनुरोध करता हूँ हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ यामानाशी श्री कोतारो, गवर्नर ऑफ यामानाशी श्री कोतारो नागासाकी। सर। はい。皆様こんにちは。 माइक ऑन। 山梨県知事の長崎幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。まずは、この貴重な機会をご用意をいただきました、ウッタールプラディッシュ、ヨギアディナヤート、रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर कांकेर से है।
जिले में पुलिस का बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक पुलिसकर्मियों की कई नई पदस्थापना जारी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। बस्तर संभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों का सरगुजा संभाग में ट्रांसफर। जिले से करीब 12 पुलिस निरीक्षकों का किया गया तबादला। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, कई निरीक्षक पुलिसकर्मियों का तबादला। डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। बस्तर संभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों का सरगुजा संभाग में ट्रांसफर। कई निरीक्षक पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना जारी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। खबर कांकेर से आपको बता रहे हैं, बस्तर संभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों का सरगुजा संभाग में ट्रांसफर। जिले से करीब 12 पुलिस निरीक्षकों का किया गया तबादला। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जिले में पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना जारी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। बस्तर संभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों का सरगुजा संभाग में ट्रांसफर। कई निरीक्षक पुलिसकर्मियों की नई पदस्थापना जारी। डीजीपी अरुण देव गौतम ने जारी किया आदेश। बस्तर संभाग में पदस्थ पुलिसकर्मियों का सरगुजा संभाग में ट्रांसफर। जिले से करीब 12 पुलिस निरीक्षकों का किया गया तबादला। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में कई जिलों में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थाओं को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने शिक्षकों की कमी और खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों लखनऊ, महोबा, हमीरपुर समेत कई जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, जिनका संज्ञान सरकार ने लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार की नज़र स्कूल की खामियों के साथ साथ इन खबरों को वायरल और प्रसारित कर रहे यूट्यूबर्स पर भी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विशाखापट्टनम से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। शहर के एक प्रियाय एलकेजी में पढ़ने वाला महज 6 साल का बच्चा होमवर्क पूरा न करने पर शिक्षक की डांट और थप्पड़ के बाद अचानक बेहोश होकर टीचर के ऊपर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक से हुई है। सीसीटीवी में कैद यह घटना अब कई सवाल खड़े कर रही है, जबकि बच्चे के माता पिता अपने मासूम बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह घटना शहर के लिटिल गार्डन स्कूल की बताई जा रही है। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बच्चा कक्षा में अन्य छात्रों के साथ लाइन में खड़ा दिखाई दे रहा है। फुटेज के मुताबिक बच्चा डरा हुआ नजर आता है। इसके बाद शिक्षक उसके यूनिफॉर्म को ठीक करते दिखाई देते हैं। इसी दौरान बच्चा रोने लगता है और शिक्षक उसे कथित तौर पर एक थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ लगने के तुरंत बाद बच्चा शिक्षक के ऊपर गिर जाता है। घटना के बाद स्कूल में अचानक अफरा तफरी मच गई। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर पुलिस ने जनसेवा केंद्र में हुई 80,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 7 रजिस्टर सीटर ओमकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 13 अगस्त को जनसेवा केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाशों ने असली हथियार के बजाय लाइटरनुमा नकली पिस्टल दिखाकर वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 46,250 रुपए नगद, स्प्लेंडर बाइक और नकली पिस्टल बरामद की गई है। पुलिस फरार आरोपी मोनू की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार ओमकार के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 7 से अधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद जिला अस्पताल में श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए इस अस्पताल प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की। जिला अस्पताल के आईसीयू में 2 बेड और इमरजेंसी वार्ड में 3 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रियों की जरूरत को देखते हुए 10 बेड का विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है। अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को बिना देरी के उपचार मिल सके। जिला अस्पताल के सीएमएस प्रदीप बासणे ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अस्पताल प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए की गई तैयारियों से श्रद्धालुओं को समय पर और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद है। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, जिससे कांवड़ यात्रा सुरक्षित, सुगम और स्वस्थ वातावरण में संपन्न हो सके। अगली खबर का रुख करते हैं। श्रावस्ती से खबर है। सरसिया के जुड़पनिया में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर स्कूल की बाउंड्री से सटी जमीन पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। खलिहान और चकमार की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। घाटा संख्या 354 की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान जेसीबी के सामने पहुंचे कब्जेदार के परिजन। सामान उठाने के लिए परिवार को प्रशासन ने दी 4 दिन की मोहलत। नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। पुलिस राजस्व टीम की मौजूदगी में प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी। कार्रवाई के दौरान जेसीबी के सामने पहुंचे कब्जेदार के परिजन। सामान उठाने के लिए परिवार को प्रशासन ने दी 4 दिन की मोहलत। श्रावस्ती से खबर आपको बता, सरसिया के जुड़पनिया में स्कूल की बाउंड्री को लेकर चला बुलडोजर। स्कूल की बाउंड्री से सटी जमीन पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। खलियान और चकमार की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर लखनऊ से। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा श्रद्धांजलि। सीएम योगी कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज।
कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ से खबर आपको बताया, पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। सीएम योगी कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि आज। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में अटल बिहारी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। अगली खबर का रुख कर रहे थे। खबर लखनऊ से, अपर आयुक्त पदों पर आईएएस तैनाती की विरोध राज्य कर विभाग में 2 पदों पर आईएएस तैनाती पर आपत्ति। जीएसटी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। सानिया छाबड़ा और अजय कुमार गौतम की तैनाती पर विरोध। नियमावली के तहत पदोन्नति से पद भरने का प्रावधान। श्रेणी 1 में अपर आयुक्त के कुल 22 पद, 13 पुराने और 9 नए सृजित पद शामिल। एसोसिएशन ने आईएएस तैनाती निरस्त करने की मांग। श्रेणी 1 में अपर आयुक्त के कुल 22 पद, 13 पुराने और 9 नए सृजित पद शामिल। एसोसिएशन ने आईएएस तैनाती निरस्त करने की मांग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपर आयुक्त पदों पर आईएएस तैनाती का विरोध। राज्यकर विभाग में 2 पदों पर आईएएस तैनाती पर आपत्ति। जीएसटी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन। सानिया छाबड़ा और अजय कुमार गौतम की तैनाती पर विरोध। नियमावली के तहत पदोन्नति से पद भरने का प्रावधान। श्रेणी 1 में अपर आयुक्त के कुल 22 पद, 13 पुराने और 9 नए सृजित पद शामिल। अगली खबर का रुख करें। खबर लखनऊ से, सरकारी डॉक्टरों की प्रोन्नति की दिक्कत होगी दूर। पीएमएस डॉक्टरों की पदोन्नति संबंधी समस्या जल्द दूर होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग नियमावली में करेगा बदलाव। पीएमएस पदाधिकारियों संघ बैठक के बाद एसीएस ने दिए निर्देश। एसीएस अमित कुमार घोष ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा। महानिदेशक डॉक्टर पवन कुमार को 1 माह में प्रस्ताव भेजने के निर्देश। वर्ष 2020 में जारी नियमावली पर पीएमएस ने जताई थी आपत्ति। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एसीएस अमित कुमार घोष ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा। महानिदेशक डॉक्टर पवन कुमार को 1 माह में प्रस्ताव भेजने के निर्देश। वर्ष 2020 में जारी नियमावली पर पीएमएस ने जताई थी आपत्ति। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी डॉक्टरों की प्रोन्नति की दिक्कत अब होगी दूर। पीएमएस डॉक्टरों की पदोन्नति संबंधी समस्या जल्द दूर होगी। अगली खबर लखनऊ से, अपर मुख्य सचिव वित्त को अपमानना नोटिस। सेवानिवृत्ति डॉक्टरों की संशोधित पेंशन का मामला। हाईकोर्ट ने एसीएस वित्त दीपक कुमार को जारी किया नोटिस। डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत 7 याचिकाओं की याचिका। 27 फरवरी को 8 सप्ताह में निर्णय का दिया था निर्देश। आदेश का पालन न होने पर दाखिल हुई अवमानना याचिका मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत 7 को नोटिस। 27 फरवरी को 8 सप्ताह में निर्णय का दिया था निर्देश। आदेश का पालन न होने पर दाखिल हुई अवमानना याचिका। मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपर मुख्य सचिव वित्त को अवमानना नोटिस। सेवानिवृत्त डॉक्टरों की संशोधित पेंशन का मामला। हाईकोर्ट ने एसीएस वित्त दीपक कुमार को जारी किया नोटिस। डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत 7 याचिकाओं की याचिका। डॉक्टर ब्रजेंद्र पाल आजाद श्रीवास्तव समेत 7 याचियों की याचिका।
अगली खबर लखनऊ से। यूपी में 20 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, 5 शहरों में 7,452 करोड़ की परियोजना मंजूर। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में काम। अर्बन चैलेंज फंड के तहत संचालित होगी योजनाएं। 25% केंद्र, 25% राज्य और 50% बाजार से जुटेगा पैसा। पहले चरण में 5 नगर निगम, 3 विकास प्राधिकरणों की योजनाएं। बैकुंठ धाम ग्रीन कॉरिडोर पर 330 करोड़ खर्च होंगे। लामार्टिनियर के पास 315 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड रोड। इकाना स्टेडियम के पास ड्रेनेज निर्माण भी प्रस्तावित। पहले चरण में 5 नगर निगम, 3 पंचायत होंगी शामिल। बैकुंठ धाम ग्रीन कॉरिडोर पर 350 करोड़ खर्च होंगे। अगली खबर लखनऊ से। यूपी SSSC जारी कर सकता है चयन परिणाम, 10 सितंबर तक घोषित हो सकता है चयन परिणाम। कनिष्ठ सहायक, लिपिक एवं सहायक स्तर ट्रिपल का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता, परीक्षा की निष्पक्षता की विश्वसनीयता पर जोर। आयोग की अपील, अफवाहों पर विश्वास न करें। चयन संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट पर करें भरोसा। आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता, परीक्षा की निष्पक्षता की विश्वसनीयता पर जोर। आयोग की अपील, अफवाहों पर विश्वास न करें। चयन संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट पर करें भरोसा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी SSSC जारी कर सकता है चयन प्रक्रिया। 10 सितंबर तक घोषित हो सकता है चयन परिणाम। कनिष्ठ सहायक, लिपिक एवं सहायक स्तर ट्रिपल का परिणाम। अगली खबर का रुख करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का पूरा गान गाने या इसके शुरुआती 2 छंद गाने को लेकर देश में चल रही राजनीति उचित नहीं है। मायावती ने कहा कि संसद में हाल ही में पारित हुआ कानून कोई पहली बार नहीं है। सत्ता परिवर्तन के साथ कानूनों में बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की नसीहत दी। मायावती ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे मुद्दों के बजाय जनता का वास्तविक समस्याओं और जनहित के गंभीर विषयों पर प्राथमिकता से काम करना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में ARTO शांति भूषण पांडे के नेतृत्व में LRP चौराहा से रामपुर, खमरिया और सीसिया तक वाहनों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 वाहनों को बंद कराया गया, जबकि 40 वाहन चालकों के बिना हेलमेट के चालान किए गए। इनमें 7 स्कूली वाहन को बंद किया गया। वहीं LRP चौराहा पर एक अनाधिकृत रूप से संचालित बस पकड़ी गई, जिसे रामापुर पुलिस चौकी में बंद कराया गया। इसके अलावा ओवरलोडिंग और अन्य अभियोगों में 8 वाहनों को थाना खमरिया में बंद कराया गया। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 40 वाहन चालकों के चालान भी किए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। नोएडा के सेक्टर 3 में अवैध पार्किंग के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा अभियान चलाया है। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से गाड़ियां हटवाई गईं। अवैध पार्किंग के चलते इलाके में अक्सर लंबा जाम लगने की शिकायतें सामने आ रही थीं। सेक्टर 3 में सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। टीम ने अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को हटवाया, जिससे सड़क पर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिली। प्राधिकरण की ओर से साफ किया गया कि अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़कों को अतिक्रमण एवं
अब अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। औरैया में जसवंतपुर के माध्यमिक विद्यालय में जलभराव के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय के रास्ते में पानी भरने से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों जलभराव के लिए नाला जाम होने की जिम्मेदार बताया है और आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी डीलरों ने नाले को अवरुद्ध कर दिया है। शिक्षिका मुन्नी देवी के मुताबिक बच्चों को पानी में घुसकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। आज विद्यालय में परीक्षा भी है, लेकिन जलभराव के कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों प्रशासन से नाला खुलवाकर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि विद्यालय आने जाने वाले बच्चों और शिक्षकों को राहत मिल सके। पानी विद्यालय भरा है, सारे कमरे भरे हैं पानी से। स्टाफ रूम भी भरा हुआ है। स्टाफ रूम सब भरे कक्षा हैं। 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तो स्टाफ रूम भरा हुआ है। वहाँ जो पढ़ाई करने में समस्या हो रही है। अब बच्चे कहाँ बिठा लें? आज परीक्षा भी है। क्लास भरे हैं, कहाँ बिठा लें? फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।